Hello my dear student, welcome to you in Mastermind Physics classes by Mr. S.K. Sinha. माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था और ओरिजिन ऑफ टेंशन फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस के बारे में बात किया था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में बात किया था कि कोई भी बॉडी कब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होता, और ये बतलाया था कि अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर अगर जीरो होता है तो वो बॉडी हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। और इसके साथ साथ हमने कुछ जो है उसके एप्लीकेशन और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था। इस सेशन में बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करें कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है और उसका कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या था अबाउट मास। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन अबाउट द मास। तो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ मास के बारे में हम लोग कह सकते हैं बेटा कि न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ मास क्या होता है। न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ मास, न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ मास क्या था। तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या था मास। अकॉर्डिंग टू न्यूटन बेटा मास विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, मास विल बी कांस्टेंट। न्यूटन कहता है कि मास हमेशा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट डज नॉट चेंज due to its motion। हम लोग न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेटा कि कोई भी बॉडी का मास हमेशा क्या रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा और ये क्या होगा, चेंज नहीं करेगा उसके मोशन के कारण, अनलेस और अनटिल जब तक हम लोग उसमें क्या करें, कुछ ऐड ना करें या कुछ सब्ट्रैक्ट ना करें। कोई भी बॉडी का मास क्या होगा, वो चेंज नहीं करेगा जब तक हम लोग उसमें कुछ ऐड ना करें या सब्ट्रैक्ट ना करें। तो न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट मास यही था। बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग लेके चलते हैं कि न्यूटन का मास ऑफ द एनी बॉडी डज नॉट चेंज, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो मास ऑफ द बॉडी विल चेंज ड्यू टू इट्स मोशन। तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो जब क्लासिकल मैकेनिक्स की हम लोग बातें कर रहे हैं तो हम लोग जो है सो मास को कांस्टेंट मानेंगे और वहीं से सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो न्यूटन का जो मास के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये जो है चेंज नहीं करता है ड्यू टू इट्स मोशन, जब तक हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐड ना करें या इसे कुछ सब्ट्रैक्ट ना करें। हम लोग किसी भी दूसरे बॉडी से इसमें कुछ ऐड करें या इसे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर लें, तब तक इसका मास क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। यही था न्यूटन का कॉन्सेप्ट अबाउट द मास। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं बेटा कि लीनियर मोमेंटम क्या है। तो लीनियर मोमेंटम हम लोग अगर कहें तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द एनी बॉडी और एनी पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है बेटा हम लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम मैं अगर एस दे दूं बेटा और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में अगर इस बॉडी का वेलोसिटी भी है एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम टी पर, तो इसके लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि P इक्वल टू बेटा प्रोडक्ट ऑफ द मास into product of the mass and velocity of the particle with respect to this frame of the reference। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं P बराबर m into v into t। तो P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल की बात हो रही है। अब हम लोग जो है सो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करना है बेटा तो हम लोग किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ना करके हम लोग यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। अब इनर्शियल क्यों ले रहे हैं उसको हम लोग बाद में थोड़ा पर डिटेल करेंगे। सबसे बात करें क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग ऑलरेडी जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ बेटा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें फर्स्ट लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी बॉडी का अगर अगर कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी v है,
और ये वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स जो है ये चेंज कर रही है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स जो है v से v डैश हो जा रही है, v डैश हो जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो अंडर द एक्शन ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्स या अंडर द एक्सटर्नल ऑफ ए इम्प्रेस्ड फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ए इम्प्रेस्ड फोर्स, यहाँ पर कहें कि कोई इम्प्रेस्ड फोर्स रख रहा है F, यहाँ पर एक इम्प्रेस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसके लगने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो v से v डैश हो जा रही है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि F इक्वल टू F यानी इम्प्रेस्ड फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। यहाँ पर dp बाई dt क्या है बेटा? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस मैथमेटिकल फॉर्म से लिख सकते हैं F इक्वल टू k dp बाई dt बेटा लिख सकते हैं k dp बाई dt। और यहाँ से अगर हम लोग p के जगह पर हम लोग m भी लिख दें, p के जगह पर बेटा m भी लिख दें, तो हम लोग को जो रिजल्ट आ जाता है F इक्वल टू आ जाता है F इक्वल टू k, और यहाँ से d और बाई बेटा dt, और यहाँ से जो रिजल्ट आ जाता है m इंटू भी आ जाता है बेटा, m इंटू भी आ जाता है। और यहाँ से m कांस्टेंट आ जाता है तो m बाहर चलाएगा बेटा, यहाँ से लिख सकते हैं k इंटू m, और इसको लिख सकते हैं d बाई dt, dv बाई dt। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात होगा बेटा, ये क्या है? dv बाई dt क्या है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोगों को क्या होती है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि F इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं F इक्वल टू, विच मीन्स F इक्वल टू k और m I इंटू a, k m a, यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग को फोर्स को इस तरह से चूज करना है कि किसी भी बॉडी पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल का मास 1 kg है, और जिसके कारण उसकी एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। कहने का मतलब है बेटा, अगर इस रिलेशन को देखें, k का वैल्यू k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर k की वैल्यू निकालना है, इस तरह से मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है और F यहाँ पर 1 न्यूटन, इस तरह से चूज करना है कि F 1 न्यूटन हो और मास इसका 1 kg का हो, 1 kg का मास हो, और इसके कारण इस फोर्स के कारण इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाती है a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तब अल्टीमेटली जो है k का वैल्यू यहाँ पर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ F m and a, then find the value of k, तो k का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 हो जाता है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बेटा। हम लोग को फंडामेंटल चीज समझना होगा, तभी हम लोग जाके इसके एप्लीकेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस और उसके रिगार्डिंग और रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में कैपेबल हो पाएंगे। तो हम लोग को कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है और इस पर बहुत सारा फोर्स अगर एक्ट हो रहा है, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, जिसका मास अगर m है, डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। हम लोग कहें कि m एक पार्टिकल है जिस पर डिफरेंट फोर्सेस F1 और F2, मान ले 2 फोर्सेस हम लोग दिखा रहे हैं कि F1 और F2 यहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो F1 का एक अपना इफेक्ट होगा इस पार्टिकल पर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर फोर्स दैट इज कॉल्ड F2। तो F1 का एक अपना इफेक्ट होगा विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ F2। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट if several force
if several force act on the particle, then effect of each force is independent of effect of other forces। यही बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छे से समझना होगा कि कह रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन द पार्टिकल देन इफेक्ट ऑफ ईच फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट द इफेक्ट ऑफ अदर फोर्सेस। अगर मैं इसी एग्जांपल्स को यहाँ पर लूँ बेटा और यहीं पर मैं दिखाऊँ और इसको मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा कि आप लोग देखें यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास अगर हम लोग कहें 0.1 kg है, मास है 0.1 kg और इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स F1 जो है 4 न्यूटन का लग रहा है और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F2 10 न्यूटन का लग रहा है बेटा, 10 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग रहा है। तो जो F1 के कारण जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा ये बेटा हम लोग कह रहे हैं कि A1 होगा और इस डायरेक्शन में हम लोग कह रहे हैं A2 होगा। क्योंकि हर एक फोर्स का एक अपना इफेक्ट होता है तो A1 को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। तो A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, F1 A1 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो A1 को हम लोग लिख सकते हैं F1 बाई मास ऑफ द पार्टिकल बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ। F1 का हम लोग 4 न्यूटन डाल सकते हैं और मास का 0.1 डाल सकते हैं। तो ये हो जाता है बेटा 0.1 यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा हो जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग A2 की बात करें बेटा तो A2 हम लोग देख सकते हैं कि A2 के लिए क्या लिख सकते हैं। तो A2 बराबर सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं F2 बाई M और F2 के लिए हम लोग 10 न्यूटन दिखा सकते हैं और M के लिए 0.1 kg लिख सकते हैं। तो 0.1 और ये हमारा हो जाता है ऊपर जाएगा तो ये 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हर एक फोर्स का हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पार्टिकल पर डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन की बात अगर हम लोग यहाँ से करें बेटा, अगर नेट एक्सेलरेशन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारा A2 है और इस डायरेक्शन में A1 है और A2 इस डायरेक्शन में है और A1 है। तो बाय द वेक्टर ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग कह सकते हैं A हमारा A नेट है। अगर A नेट इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो A नेट हम लोग आसानी से बेटा यहाँ लिख सकते हैं। तो A नेट क्या लिख सकते हैं, A नेट आप देख सकते हो कि A नेट जो है हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A नेट बराबर A1 प्लस A2, ये वेक्टर फॉर्म में A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 लिख सकते हैं हम लोग। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि नेट एक्सेलरेशन हम लोग किसी भी पार्टिकल का हम लोग यहाँ से बेटा देख सकते हो कि ये जो है F2 के कारण एक्सेलरेशन है, ये F1 के कारण एक्सेलरेशन है और ये क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जिसका मास हमारा m है और ये A1 प्लस A2 हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ऑफकोर्स इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग तो A नेट का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो वेक्टर लॉ में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो A नेट का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं बेटा A नेट की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फैक्टर A1 और A2, ये कॉस थीटा कितना है बेटा, यहाँ पर देख सकते हो कि ये थीटा हमारा A1 और A2 के बीच का एंगल जो है सो 90 डिग्री है। तो ये कॉस 90 रख देंगे तो कॉस 90 का वैल्यू ये 0 हो जाता है बेटा। तो ये नेट हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये हमारा A नेट हो गया, A नेट का ये एक्सप्रेशन हो गया। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से हम लोग अगर ये एंगल अगर हम लोग बीटा कहते हैं, ये एंगल अगर हम लोग बीटा कहते हैं बेटा, ये हमारा A2 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और A1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और A हमारा A नेट इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है AN, और इस एंगल को अगर बीटा कहते हैं। अगर इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, अगर इसके डायरेक्शन के बारे में मैं बोलूँ
तो बहुत ही आसानी से बेटा लिख सकते हैं। अगर इस एंगल को मैं बीटा कहता हूँ तो tan बीटा हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू A2/A1। तो हमारे होल इंफॉर्मेशन हम लोग को इसके थ्रू आ जा रहा है बेटा, इसके थ्रू आ जा रहा है। अब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इलोंगेट करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को और हम लोग इन्हांस करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे लिखा जाए। अगर किसी भी पार्टिकल पर n फोर्सेस एक्ट हो रहा है, द n फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द एनी पार्टिकल, अगर कहें कि n फोर्सेस किसी भी पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है, कहें इफ n फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द एनी पार्टिकल, acting on any particle, तब हम लोग क्या देन वी कैन राइट डाउन। तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर देख सकते हो कि अगर n फोर्सेस एक्ट हो रहा है तो यहाँ से एक डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस x y और z ले लें, x y z ले लें, और यहाँ पर मान लेते हैं एक पार्टिकल है, यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2 और बेटा यहाँ पर F3 और यहाँ पर F4 और डॉट डॉट यहाँ पर कहें कि Fn फोर्स लग रहा है, nth फोर्स लग रहा है, n फोर्स लग रहा है। तो अगर नेट एक्सेलरेशन और इस पार्टिकल का जो मास है बेटा, इस पार्टिकल का जो मास है हम लोग कह रहे हैं कि m, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल फ्रेम है, बार बार कर रहा हूँ कि दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। तो बेटा इसको मैं फिर अगेन इसको कंप्लीट करने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं जिसमें फर्स्ट लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेट एक्सेलरेशन लिखें तो ए नेट के बारे में लिख सकते हैं, ए नेट बराबर एफ, और ए नेट को हम लोग अगर ए कहें बेटा, ए नेट को अगर ए कहें, ए नेट को अगर हम लोग कहें ए कहें तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं F1/m प्लस F2/m प्लस F3/m प्लस डॉट डॉट Fn/m लिख सकते हैं। ये नेट एक्सेलरेशन हो गया बेटा। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली विच मीन्स F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ से बेटा अगर इसको सम के वेक्टर ग्रीक सम के फॉर्म में लिखा जाए, समेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा Fi और i बराबर हम लोग कितना ले सकते हैं 1 से n, लोअर लिमिट को 1 लेंगे, अपर लिमिट n लेंगे, इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये रिजल्ट हम लोगों को आ जाता है। तो इस रिजल्ट को हम लोगों को ध्यान देना होगा बेटा। ये जो रिजल्ट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोग को इस रिजल्ट को ध्यान देना होगा। ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल into acceleration of the particle. Net force acting on the particle equal to mass of the particle into acceleration of the particle. ये acceleration of the particle हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा इस रिजल्ट को। तो फिर से हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि नेट फोर्स यहाँ से लिख रहा हूँ Fi बराबर लोअर लिमिट 1 to n, और ये हो जाता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर कहें कि इफ नेट फोर्स अगर एक्टिंग है किसी भी पार्टिकल पर, कहें इफ Fi, ये कहें बेटा यहाँ पर देख सकते हैं इफ सिग्मा Fi हम लोग कहें i बराबर 1 to n, ये 0 हो जाता है, विच मीन्स क्या, विच मीन्स हम लोग कह सकते हैं a क्या हो जाता है, a हमारा 0 हो जाता है। ये चूंकि 0 हो जाएगा तो 0/m 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और a के लिए बेटा क्या लिख सकते हो, dv/dt, और यहाँ से dv/dt इक्वल टू 0, विच मीन्स हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब v कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है बेटा, कि कोई भी पार्टिकल हमारा जो है कॉन्स्टेंट, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स कोई भी बॉडी पर अगर हमारा 0 है
तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमारी कांस्टेंट हो जाती है। जो भी फोर्सेस यहाँ पर ले रहे हैं बेटा वो एक्सटर्नल फोर्सेस ले रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग और नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरनल फोर्सेस। तो नेट फोर्सेस अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हमारा पर जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यही तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट एक्सर्टिंग ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और हम लोग क्या कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम के बारे में यही कहे थे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। तो हम लोग जो यहाँ पर बॉडी को कंसीडर कर रहे थे कि सिवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो वहाँ पर कह रहे थे कि क्या कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था तो वेलोसिटी वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम लोग जीरो कहते हैं तो भी क्या आना चाहिए था, कांस्टेंट आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोगों को आ रहा है कि भी कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हम लोगों का वहाँ पर ये मानना कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी बॉडी के मोशंस को न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम लोग वहाँ पर वेरीफाई कर रहे थे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, और वहाँ पर नेट फोर्स को जीरो दिखा रहे हैं तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो जाता, तो वो सही था। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बेटा। अब यहाँ से अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं बेटा तो हाउ वी कैन राइट डाउन द एबव फार्मूला इन द कंपोनेंट फॉर्म। क्योंकि ये जो फोर्सेस हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो फोर्सेस जो है हम लोग जो बेटा दिखा रहे हैं उसको क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो Fi इक्वल टू हम लोग यहाँ से जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जो डिफरेंस फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पर F1 और ये F2 और यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ पर क्या है F3, और ये बेटा हमारा हो जा रहा है डॉट डॉट ये Fn फोर्सेस लग रहा है, और इसी के अंडर के एक्शन के कारण ये रिलेशन हम लोगों को आ रहा है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जो हम लोगों ने प्रूव किया कि वाई वी आर टेकिंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर इसका कंपोनेंट फॉर्म लिखना है बेटा तो कंपोनेंट फॉर्म लिख सकते हैं, चूंकि एक्स वाई स्पेस में अगर हम लोग को मोशन को कंसिडर करना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वो फार्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से एक रिलेशन ये लिख सकते हैं F(I)x और I बराबर 1 to n, और ये लिख सकते हैं मास AX। एक तो रिलेशन ये हो जाता है, और दूसरा ये x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए बेटा सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा F(I)y I बराबर 1 to n, यहाँ पर ध्यान देना होगा, और M(A)y। तो दूसरा रिलेशन ये हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट। और अगर तीसरे की बातें करें बेटा तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा F(I)z और I बराबर 1 to n, और ये हो जाता है MAZ। ये थर्ड रिलेशन हो जाता है। ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हमने फार्मूला को लिख दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में इस फार्मूले को लिख दिया बेटा। अब इसको पढ़ना है, ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द x डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द x डायरेक्शन। मतलब अगर नेट फोर्स अगर x डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी x ही डायरेक्शन में लेना होगा। ये हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है बेटा। अगर नेट फोर्स अगर x डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, अगर नेट फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में लेना होगा। नेट फोर्स अगर y डायरेक्शन में लेना है तो नेट एक्सेलरेशन भी y ही डायरेक्शन में लेना है। और इस रिलेशन को देखें, अगर नेट फोर्स अगर z डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी हम लोग को z ही डायरेक्शन में लेना होगा। अगर हम लोग इसी अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, अगर जनरल फोर्स की जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ द एबव फार्मूला, अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल into acceleration of particle, acceleration of the particle, acceleration of the particle in that direction, in that direction। जब मैं
एनी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है बेटा, एक्स डायरेक्शन हो सकता है, वाई डायरेक्शन हो सकता है, जेड डायरेक्शन हो सकता है, और उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगना है तो इसी डायरेक्शन में हम लोग को क्या होना होगा, नेट एक्सेलरेशन लिखना होगा। अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लेना है तो इसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन लेना हो, तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग को नेट फोर्स लेना है तो उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन लेना होगा। चलें अब हम लोग जो है सो आज एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा कि न्यूटन्स लॉ जो है is strictly applicable only for a particle. Newton's law is strictly applicable only for a particle. तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है बेटा कि हम लोग को ध्यान देना होगा, जो इस पर बाउंडेशन है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज only strictly Newton's second law is strictly applicable only for a point particle, for a point mass or a particle, for a point mass or a particle. It can be applicable. हम लोग को ये समझना होगा कि हम ये कह रहे हैं बेटा कि न्यूटन्स लॉ हमेशा क्या होता है कि वैलिड होता है ओनली फॉर ए पार्टिकल, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली फॉर ए पार्टिकल। इट कैन बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये एप्लीकेबल हो सकता है फॉर ए बॉडी और फॉर ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। अगर उस बॉडी और सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है और उसका नेट एक्सेलरेशन अगर दिया, उस बॉडी पर एक डेफिनिट नेट फोर्स एक्ट कर रहा है और उस बॉडी का एक डेफिनिट नेट एक्सेलरेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक डेफिनिट एक्सेलरेशन हो, तब उस केस में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को रिमेंबर रखना होगा। जब हम लोग जो है सो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तब हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओनली वैलिड फॉर ए पार्टिकल बट ऑल्सो वैलिड फॉर ए सॉलिड बॉडी के लिए भी ये एक्ट हो सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात होगा। अब चले कुछ प्रॉब्लम और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा हम लोग ले रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के फर्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो बेटा यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक स्मूथ सरफेस है, देयर इज अ स्मूथ सरफेस, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। अगर हम लोग बहुत दूर से देखेंगे तो एक पार्टिकल के जैसा ये दिखाई पड़ेगा। तो दो पार्टिकल, इसकी मास हम लोग 2 kg कर रहे हैं बेटा, और इसका मास हम लोग जो है सो 1 kg कर रहे हैं, 2 मास है। और तो हम लोग को नहीं, और यहाँ पर 2 kg वाले ब्लॉक पर यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है 2 kg ब्लॉक पर। और सरफेस हमारा क्या है बेटा, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, पहला पार्ट है बेटा। और दूसरा पार्ट निकालना है हम लोग को फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। 2 kg और 1 kg के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है बेटा। 2 kg और 1 kg के बीच में हम लोग को तो नेट एक्सेलरेशन इस सिस्टम का निकालना है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का। तो हम लोग को अगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की बात करें तो हम लोग यहाँ से बेटा देख सकते हैं कि अगर सिस्टम के एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बातें करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम को यहाँ से, इसको मैं बाउंडेड कर दे रहा हूँ ब्रोकन लाइन से, तो ये एक पूरा सिस्टम हो जाता है। एक सिंगल मास मान सकते हैं बेटा इसको। अगर एफबीडी में तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाता है, तो 3 kg का मास एक सिस्टम का मास हो गया। और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा है बेटा, और इस सिस्टम पर जो है सो 30 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं, बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर मास इंटू, और इस डायरेक्शन को बेटा एक्स डायरेक्शन कर सकते हैं। तो अगर तो चूंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्स ही एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है
तो F बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर A बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर F/m, F बराबर F/m, और F की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा 30 न्यूटन, और M की वैल्यू रख सकते हैं 3 kg, तो 3 यहाँ से हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, या कहें इसको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है बेटा। तो ए एक्स वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ए एक्स हमारा आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये जो है हमारा 10 मीटर से जा रहा है इस डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा। अब हम लोग जो है अब हम लोग जो आ रहे हैं बेटा यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg और 1 kg। तो 2 kg और 1 kg के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालने के लिए दोनों को अलग अलग बना लेना होगा। ये 2 kg का ब्लॉक है और बेटा ये हम लोग 1 kg का ब्लॉक मान लेते हैं, 1 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर F दिखा रहे हैं, ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा, ये 30 न्यूटन का। तो 1 जो है 2 पर एक फोर्स लगाएगा, तो फोर्स चूंकि कांटेक्ट के कारण हम लोगों ने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होता है तो दोनों के कांटेक्ट होने के कारण क्या होता है कि कांटेक्ट फोर्स लगता है जो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस कांटेक्ट में है, ये सरफेस हमारा कांटेक्ट में है, तो 1 का सरफेस के कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग खोल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड। अगर हम लोग इसको F डैश कहें तो न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ से भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये भी F डैश हो जाएगा। तो F डैश की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, F डैश का वैल्यू निकालना है। ये तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन न्यूटन सेकेंड लॉ, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर हम लोग किसी भी बॉडी पर अगर हम लोग ये फोर्स लगाएं, एक्शन के अगेंस्ट क्या होता है, रिएक्शन होता है, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। तो 2 अगर 1 पर लगाता है तो 1 2 पर भी लगाएगा, वही F डैश है ना, 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो अगर 1 kg ब्लॉक के लिए मोशन लिखना है बेटा तो 1 kg आप दिखा सकते हो कि ये 1 kg है और 1 kg पर इधर फोर्स F डैश लग रहा है, और चूंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 मीटर है तो इसकी भी जो एक्सेलरेशन होगी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो F डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं मास I इंटू ए। तो F डैश की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 1 है, मास ऑफ द 1 और एक्सेलरेशन कितना है 10, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी कितना हो जाएगा, ये F डैश हमारा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो 2 के द्वारा 1 10 न्यूटन का लगाया जाए, 1 के द्वारा 2 पर भी 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है बेटा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा हम लोग आ रहे हैं अब 2 ब्लॉक की जगह पर हम लोग 3 ब्लॉक दिखाते हैं, और 3 ब्लॉक के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर देखें। ये 3 ब्लॉक के केसेस में हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो 3 ब्लॉक के केस में अगर हम लोग कहें बेटा यहाँ पर कि एक स्मूथ सरफेस, यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर बेटा एक 3 kg का ही ब्लॉक ले लेते हैं, और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक लेते हैं, और यहाँ पर एक हम लोग 1 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, और सरफेस ऑफ कोर्स ऑल द सरफेस आर स्मूथ, सारा सरफेस हमारा क्या है स्मूथ है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, सरफेस हमारा स्मूथ है, हमारा सरफेस बेटा स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। और यहाँ पर जो है सो F जो है 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है तो मान लेते हैं कि इस फोर्स के कारण जो पूरा का पूरा सिस्टम है बेटा, यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो कुछ मोशन से जाएगा, तो यहाँ पर पूरे सिस्टम के लिए हम लोग निकाल देते हैं। तो 3 2 5 1 6, तो 6 kg का हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर F जो है ये 60 न्यूटन दिया हुआ है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसके कारण यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक्सेलरेशन A हो रहा है, और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो चूंकि एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन हमारा इसी डायरेक्शन में निकालना है, तो चूंकि एक्स एक्सिस को ये मान लेते हैं बेटा, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma,
F इक्वल टू एम ए। चूंकि नेट फोर्स किधर लग रहा है बेटा, देख सकते हो कि नेट फोर्स सिस्टम पर एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। और ए एक्स क्या है हमारा, ए है, एफ एक्स हमारा क्या है 60 न्यूटन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स की जगह पर 60 और मास की जगह पर 6 लिख सकते हैं, और ए एक्स की जगह पर बेटा ए लिख सकते हैं। तो ए यहाँ से 6 ये 10 बार में चला जाएगा, तो ए बराबर देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 10 मीटर। तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से टू द राइट या एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो है ये कितने स्पीड से, ये कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट 3 kg एंड 2 kg। 3 kg और 2 kg के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। यही तो क्वेश्चन है बेटा, हम लोग को ये क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है निकालना है बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक का। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप देख सकते हो कि बेटा 2 kg और 3 kg के बीच का जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो मैं डार्क से दिखा रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। दोनों को सेपरेट करके दिखा देता हूँ बेटा। और यहाँ पर 2 kg और 1 kg के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, 2 और 1 kg के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो तीनों ब्लॉक को मैं सेपरेट करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पहले 3 और 2 यहाँ पर दिखा देता हूँ बेटा, ये 3 kg का, ये 3 kg, और यहाँ पर बेटा मैं ये 2 kg का दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर बेटा मैं ये इसको यहाँ पर 1 kg का दिखा रहा हूँ, ये 1 kg का है, ये 1 kg का फोर्सेस हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 kg पर डायरेक्ट जो फोर्सेस लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स बेटा ये 60 न्यूटन का है, तो 3 kg पर है ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर 60 न्यूटन दिखा दें, एफ यहाँ पर एफ ये 60 न्यूटन लगा रहे हैं। अब जो है 3 kg ब्लॉक पर अगर मैं इसको कहूँ ए और इसको कहूँ बी बेटा और इसको कहूँ सी, मैंने तीनों ब्लॉक को सेपरेटली नाम दे दिया, इसको मैं ब्लॉक नंबर ए, इसको ब्लॉक नंबर बी और इसको ब्लॉक नंबर सी कहता हूं। तो बी के द्वारा ए पर एक फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, जो इस डायरेक्शन में होगा सकता है, देख सकते हो डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ से कहें तो यहाँ पर लगेगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एफ ए बी और एफ बी ए क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा, चूंकि एक्शन और रिएक्शन का ये पेयर है बेटा, एफ ए बी और एफ बी ए, ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, ये अपोजिट होगा। तो एफ ए बी को अगर हम लोग एफ डैश कह सकते हैं या F1 कह दे बेटा, इसको हम लोग F1 कह दे रहे हैं, यहाँ पर F1 ले रहे हैं, यहाँ पर F1 ले रहे हैं, तो ये भी हमारा F1 ही हो जाएगा, ये भी हमारा F1 हो जाएगा, ये भी हमारा F1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग कहें B और C पर, तो B के द्वारा C पर जो फोर्सेस लगाया जा रहा है, फोर्स एक यहाँ पर लग जाएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई C हो जाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन C बाई B हो जाएगा। ये भी क्या FBC, यहाँ पर देखो बेटा FBC और FCB क्या है, एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, तो दोनों इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन देख रहे हैं कि अपोजिट हो जा रहा है। और FBC को हम लोग यहाँ से कह रहे हैं बेटा F2 कह रहे हैं, ये अगर F2 है तो ये भी F2 ही होगा, ये भी हमारा F2 होगा। तो यहाँ पर ये कंसिडर करना होगा। FAB और FBA हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग FAB को हटा दे रहे हैं बेटा, FAB को यहाँ पर हटा दे रहे हैं। अब आप समझ लो कि यहाँ पर FBA को भी हटा दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, लेकिन समझाने के लिए हमने समझा दिया है। अब यहाँ पर बेटा हम इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये F1 है, तो ये भी बेटा F1 है, और ये अगर F2 है बेटा, ये F2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ये भी F2 हो जाएगा, आप देख सकते हो।
अगर हम लोग नेट फोर्स ऑन सी, अगर सी के लिए हम लोग लिखना चाहते हैं एफ बी डी से, एफ बी डी फॉर सी लिखना चाहते हैं, फॉर सी। अब यहाँ से देखो बेटा फॉर सी लिखना चाहते हैं, फॉर सी। अगर सी के लिए अगर आप बात करो तो सी के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो फॉर सी के लिए क्या लिख सकते हैं। तो सी के लिए देखो केवल एक ही फोर्स लग रहा है F2, सी के लिए केवल एक ही फोर्स F2 लग रहा है। तो सी के लिए अगर हम लोग पॉइंट FBD बनाए, FBD फोर्स बॉडी डायग्राम बनाए, तो एक पॉइंट के रूप में भी मैंने ये बताया था लास्ट सेशन में कि ये फोर्स बॉडी FBD कैसे बनाया जाता है। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा तो वहाँ पर जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके FBD को बनाना सीख सकते हैं और वहाँ से कॉन्सेप्ट। तो ऐसे यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा। FBD जब भी लेना हो तो हर एक बॉडी को सेपरेट कर देना है एक दूसरे से और उस बॉडी को सेपरेटली दिखा देना है। तो 1 kg ब्लॉक को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर 1 kg लिख दिया बेटा। अब FBD, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। F2 ही तो एक इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, किधर, ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, अगर ये कहें एक्स डायरेक्शन में। और इसका एक्सीलरेशन, चूंकि सिस्टम का एक्सीलरेशन जो है 10 मीटर है और ये और 1 जो है सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, वो भी हमारा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, F2 बराबर यहाँ पर m मास ऑफ द बॉडी c, mc, यहाँ पर mc करें मास ऑफ द बॉडी c इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम लोग F2 निकाल सकते हैं बेटा। तो F2 बराबर यहाँ से देख सकते हो कि F2 क्या आ जाता है। F2 मास ऑफ द सी कितना है, मास ऑफ द सी हमारा 1 kg है और एक्सेलरेशन, चूंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 है तो इसका भी एक्सेलरेशन सी का भी एक्सेलरेशन 10 ही होगा, तो 1 इंटू सी हो जाएगा। तो F2 यहाँ बहुत आसानी से हम लोग बेटा देख सकते हैं कि F2 हमारा कितना हो जाता है, 10 न्यूटन का फोर्स लग जाता है। F2 हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। ये F2 बेटा है क्या, एक्चुअली F2 है क्या, F2 इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, F2 इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द, F2 is the force of interaction बेटा, F2 is the force of interaction between the 2 kg and 1 kg। F2 क्या है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg and 1 kg। एक्चुअली हमको ये तो निकालना नहीं है, F2 तो निकालना नहीं है। एक्चुअली हम लोग को क्या निकालना है, F1, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक पर लेना है। लेकिन वो निकालना जरूरी था। अगर 2 kg का ब्लॉक को अगर हम लोग को कंसीडर करना है तो इसको देखना होगा बेटा। अगर ये F2 भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालते तो ये पर अगर 2 B के बॉडी के मोशन को कंसीडर करें, केवल B बॉडी B के मोशन को कंसीडर करें और FBD हम लोग बनाएं फॉर B के लिए अगर हम लोग FBD बनाए बेटा, फॉर B के लिए अगर FBD बनाएं तो यहाँ से F2 हम लोग को निकल आया है फॉर FBD फॉर B, ये B के लिए बेटा। यहाँ पर देख सकते हो ये B ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, तो FBD फॉर B कर रहे हैं बेटा, FBD फोर्स बॉडी डायग्राम फॉर ऑफ B, और B का है तो इसको पॉइंट के रूप में दिखा देते हैं। अब पॉइंट पर जो फोर्सेस लग रहा है 2 kg पर, F2 इस डायरेक्शन में, ये देखो F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बेटा F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F2 इस डायरेक्शन में दिखा दिया, F2 इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितना है 10 न्यूटन गिवन है हमारा। और F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F1 इस डायरेक्शन में बेटा लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन 2 kg भी तो इस सिस्टम का पार्ट है, तो इसकी नेट एक्सेलरेशन भी कितना है बेटा, उसका नेट एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो नेट एक्सेलरेशन हमारा A है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इस डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस करते हैं तो नेट फोर्स इन द एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, नेट फोर्स यानी Fx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, ये बेटा लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो F2 को यहाँ से हटा दे रहा हूँ बेटा, F2 यहाँ लिख दे रहा हूँ कि F2 की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर F2 बराबर 10 न्यूटन यहाँ पर आया था हम लोगों का, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखना है इसको Fx, तो नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन देखें, ये बेटा देख सकते हो कि ये जो F1 है, ये अगर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस करें तो F1 जो है एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो F1 को तो पॉजिटिव लेंगे। और F2 आप देखो बेटा, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेंगे, माइनस F2 इंटू मास ऑफ दिस। तो मास ऑफ दिस कितना है बेटा, 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg है, तो मास ऑफ 2 kg लिख देंगे 2, और एक्सेलरेशन कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। F2 का वैल्यू कितना है बेटा, 10 न्यूटन है, तो F1 माइनस 10 लिख देंगे और तो ये 20 हो जाता है, तो F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से F1 की वैल्यू हम लोग कितना कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन।
F1 हमारा 30 न्यूटन है। और यहाँ देखने वाली बात है बेटा, और यहाँ देखने वाली बात है कि F1 ही तो फोर्स है दैट इज एक्टिंग बिटवीन द 3 kg एंड 2 kg। F1 ही वो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है जो 3 kg और 2 kg के बीच का लग रहा है। तो F1 यहाँ पर देख सकते हैं, F1 इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी 2 kg एंड 3 kg। इस तरह से हम लोग जो है सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का को अप्लाई करके बहुत ही आसानी ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग फोर्स को ऑब्लिक दिखाते हैं, और फोर्स को ऑब्लिक दिखाते हैं तब वहाँ पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालते हैं। वो सिस्टम वही लेते हैं बेटा, सिस्टम को हम लोग उसी लेते हैं, उसमें ज़्यादा हम लोग जो है सो छेड़छाड़ ना करते हुए सिस्टम को वही लेते हैं, सिस्टम को ही लिया जाए। स्ट्रेट लाइन दिखाया जाए, स्ट्रेट लाइन, ये तो कर्व लाइन हो गया था, ये स्ट्रेट लाइन बेटा दिखा देते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर कहें कि एक 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक बेटा, और यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक है। और सरफेस ऑफ कोर्स स्मूथ है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल द सरफेस आर स्मूथ है। सरफेस हमारा स्मूथ है बेटा, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि सरफेस हमारा स्मूथ है। और यहाँ पर जो 3 kg ब्लॉक पर है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है बेटा, जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर F जो है, यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ 60 न्यूटन या 10 न्यूटन जो भी कहो आप, चलो 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 3 kg ब्लॉक पर। तो अब हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक। पहला तो ये निकालना है। दूसरा निकालना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहला ये निकालें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो हम लोग निकालना है पहला जो पार्ट है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पार्ट वाइज करें सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए बेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना। अब सिस्टम को आप देखो बेटा, क्या 3 2 5 1 6 kg पूरा एक सिस्टम हो गया। तो 6 kg के लिए हम लोग एक FBD बना दें, एक बॉडी के रूप में भी हम लोग FBD दिखा सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी दिखा सकते हैं, जहाँ से हम लोग को क्लियर व्यू आ जाए बेटा। तो ये 3 और 2 1 5 1 6 kg का हो गया, 6 kg का एक सिस्टम हो गया। अब 6 kg का एक सिस्टम हो गया बेटा, ये हमारा एक सिस्टम को हमने दिखा दिया, एक सिस्टम ये हो गया, FBD हो गया, FBD। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर हम लोग को निकालना है तो FBD निकालिए। तो सिस्टम हो गया, ये सिस्टम कह सकते हैं, ये सिस्टम है, दैट इज आवर सिस्टम, ये सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम पर जो है ये 3 kg पर यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहा है, इस फोर्सेस पर आप अब देख सकते हो, फोर्सेस यहाँ पर जो है, सो फोर्सेस को यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फोर्सेस को दिखा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। यहाँ पर 3 kg को मैं ब्रॉकेट में लाइन कर देता हूँ और इसको इस डायरेक्शन में दे देता हूँ। यहाँ से देखो इस डायरेक्शन को, इसको बढ़ा दिया फोर्स को इस डायरेक्शन में, और तो अगर ये 60 है तो ये भी एक 60 डिग्री हो जाएगी। तो आपका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा, आप ये डायरेक्शन देख सकते हो, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका F cos 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में आप देखो, तो इस कंपोनेंट को अगर हम लोग कहें तो ये हो जाता है F cos 60 डिग्री हो जाता है। और ये कंपोनेंट अगर ये 90 माइनस 60 हो जाता है तो ये हो जाता है F sin 60 डिग्री, F sin 60 डिग्री। हम लोग कंपोनेंट निकालना जानते हैं, तो F sin 60 डिग्री हो जाता है बेटा। ये कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो F sin 60 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F sin 60 डिग्री लग रहा है, F sin 60 डिग्री सिस्टम पर लग रहा है, और यहाँ पर ये 3 kg पर और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये F cos 60 डिग्री लग रहा है, F cos 60 डिग्री ऑफ कोर्स। और इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस कर रहे हैं। अब चूंकि बॉडी का मोशन क्या होगा, चूंकि यहाँ पर सरफेस एक तो सपोर्ट है, सरफेस का क्या एक सपोर्ट है, तो बॉडी कंस्टेंट टू मूव क्या है, बॉडी कंस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या बॉडी इज कंस्टेंट टू मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। बॉडी हमारा जो है एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लिखते थे बेटा, हमने जो डेराइव किया था सिग्मा एफेक्ट्स इक्वल टू क्या कहते हैं, मास ऑफ द
बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में देख सकते हैं जो फोर्सेस लग रहा है पूरे सिस्टम पर एफ कॉस 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स नेट फोर्स तो यही लग रहा है पूरे सिस्टम पर, एक्सटर्नल फोर्स तो यही है एफ कॉस 60 डिग्री, देख सकते हो एफ कॉस 60 डिग्री, ये बेटा एफ कॉस 60 डिग्री पूरे सिस्टम पर, और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ कॉस 60 डिग्री, ये हो जाता है एफ कॉस 60 डिग्री, और ये यहाँ पर हो जाता है मास ऑफ द सिस्टम हम लोग 6 kg ले सकते हैं, और एक्सलेशन को ए कह सकते हैं कि एक्सलेशन अगर हम लोग कहें कि पूरे सिस्टम का जो एक्सलेशन है ये एफ कॉस 60 के कारण जो है ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं ए एक्स बराबर ए लिख सकते हैं। और कॉस 60 की वैल्यू चूंकि एफ की वैल्यू 60 दी हुई है तो यहाँ पर 60 लिख दिया, और कॉस 60 का वैल्यू हाफ हो जाता है और 6 इंटू ए हो जाता है, और 6 को यहाँ से चला जाएगा तो 10 हो जाएगा बेटा, तो ए यहाँ से सिंपली हम लोग देख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो पूरे की पूरे सिस्टम है बेटा वो हमारा जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द एक्स डायरेक्शन, ये हम लोगों को रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये बेटा आ जा रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग को देखना है, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि ये 3 kg भी 5 से ही मूव करेगा, 2 kg भी 5 से ही मूव करेगा, 1 kg भी 5 से ही मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है 6 से, ये 7 से, ये 5 से मूव कर रहा है तो ये डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जब मैंने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला है तो हर एक बॉडी जो कनेक्टेड है इससे वो सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग को आते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम लोग बेटा देखें, ये एफ साइन 60 डिग्री हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, एफ साइन 60 डिग्री। अगर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी, बिटवीन द बॉडी 2 kg एंड 1 kg, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा वो निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 1 kg। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स, दूसरा जो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द force of interaction, force of interaction between 2 kg and 1 kg, between 2 kg and 1 kg। 2 kg और 1 kg के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है बेटा, 2 kg और 1 kg यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम दिखा लें, सेपरेट डायग्राम दिखा लें और BD बना लें तो हम लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा बेटा। तो 2 kg और 1 kg के लिए हम लोग BD बना रहे हैं। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 kg और 1 kg के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि स्मूथ सरफेस बेटा, और यहाँ पर ये देखो आप 2 kg का हो गया ब्लॉक, और यहाँ पर ये 1 kg का ब्लॉक हो गया, 1 kg का ब्लॉक हो गया। अब 2 kg के कारण अब 1 kg एक फोर्स लगाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर F1 लगा रहा है तो 1 kg यहाँ पर भी एक F1 लगाएगा, 2 के द्वारा 1 पर भी F1 और 1 के द्वारा 2 पर F1 और F1 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो 1 kg के लिए, अगर 1 kg के लिए सेपरेटली अगर हम लोग को देखना होगा FBD फॉर 1 kg, अगर हम लोग बेटा लिखना चाहते हैं तो 1 kg पर आप देख सकते हो कि 1 kg पर जो फोर्सेस लग रहा है केवल F1 लग रहा है, 1 kg पर जो फोर्स लग रहा है केवल F1 लग रहा है। तो फॉर F1 फॉर 1 kg लिख सकते हैं बेटा, फॉर 1 kg यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं बेटा, फॉर 1 kg यहाँ पर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर 1 kg यहाँ पर कर देते हैं बेटा, फॉर 1 kg FBD फोर्स बॉडी डायग्राम। 1 kg के लिए एक डॉट दिखा देते हैं, मैंने कहा था उसको मैं बॉडी के रूप में भी दिखा सकता हूँ, और बार बार मैं कभी डॉट दिखा रहा हूँ कभी बॉडी दिखा रहा हूँ कि दोनों में आप कन्वीनियंट हो जाए और आसानी से आप FBD बना सके। तो F1 यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है केवल F1, और यहाँ पर मास जो है 1 kg है, और इसके कारण चूंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो है A 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा था, A बराबर
बेटा 5 ही आया था, 5 मीटर पर सेकेंड आया था। तो बेटा यहाँ से F1 लिख सकते हैं। तो F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ m इंटू ए, और F1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास हम लोग लिखेंगे 1 kg, मास 1 kg और एक्सलेशन 5। तो F1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं बेटा कितना, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन लिख सकते हैं। F1 हमारा कितना हो जाता है, 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है। दैट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 1 kg, एंड सेपरेटली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 3 kg। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ बेटा, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है बेटा फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between 3 kg and 2 kg ब्लॉक। 3 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है बेटा। तो सेपरेट, ये हम वही काम कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट डायग्राम खींच सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। और वहाँ पर सेपरेट डायग्राम पर दिखाने के बाद वहाँ पर हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए आइदर 3 के लिए लिखेंगे, वहाँ पर मैंने 2 के लिए लिखा था, आप 3 के लिए भी लिखेंगे, तो आप दोनों के लिए लिखेंगे, 2 के लिए भी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और 3 के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। बाय द न्यूटन अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और ये होमवर्क के द सेंस है कि आप लोग इसको आप बनाएंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर अपने आंसर को पोस्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आता है। अगर आपकी आंसर सही आती है तो मैं समझूंगा कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने खुद से क्वेश्चंस को अप्लाई करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर खुद से ट्राई टू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट जो है इन्हांस करेगा बेटा। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर उसको अटेम्प्ट लेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से वहाँ पर जाके इसके आंसर को पोस्ट करेंगे। तो बेटा चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अगर हम लोग आए, थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम, अगर हम लोग एक होमोजेनियस रॉड ले लेते हैं, होमोजेनियस रॉड या रोप ले लें जिसका मास अगर हम लोग कहें कि कैपिटल M है बेटा, एक होमोजेनियस जो है हम लोग होमोजेनियस हम लोग कहें यहाँ पर कि होमोजेनियस हम लोग रोप ले लेते हैं बेटा। चलो रोप ही मान लेते हैं, रॉड क्या है, रोप मान लेते हैं। एक होमोजेनियस रोप है जिसका मास हम लोग कहें कि कैपिटल M है और इसकी लेंथ जो है, इसका लेंथ बेटा कैपिटल L है, लेंथ हमारा कैपिटल L गिवन है। और ये जो है एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पर ये एक होमोजेनियस रोप रखा हुआ और इसके एक वन एंड ऑफ द रोप जो है, वन एंड ऑफ द रोप पर जो है F फोर्स लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग। और एक्स एक्सिस हम लोग इसी डायरेक्शन को मान रहे हैं और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन को बेटा मान रहे हैं, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन और वाई एक्सिस। अब हम कह रहे हैं कि बेटा इस इंड से, जिस इंड पर फोर्स लग रहा है, जिस इंड पर देखना होगा कि जिस इंड पर बेटा फोर्स लग रहा है उससे एक्स डिस्टेंस पर, उससे एक्स डिस्टेंस पर मतलब इस इंड पर कितना बड़ा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा इस इंड पर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस इंड, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस इंड पर हमको कितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा। या कहें कि ये पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को अगर समझना है तो कहें कि वन और इस पार्ट को कहें 2, तो 1 जो है 2 पर कितना बड़ा फोर्स लगा रहा है, 1 जो है यहाँ पर कितना बड़ा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हम लोग कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक्चुअली दिट इज ए होमोजेनियस रोप है। यह होमोजेनियस का मतलब होता है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रोप द मास विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास हमारा क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। और हम कहें यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर कितना बड़ा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, या ये जो 1 पार्ट है बेटा 2 को कितने बड़े फोर्स से खींचा, चूंकि अब 1 जो है F फोर्स से पुल किया जा रहा है, तो 2 भी जो है 2 पर यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कह रहे हैं कि F डैश। तो इस F डैश की वैल्यू हम लोग को निकालना है, इस F डैश की वैल्यू निकालना है बेटा। जो F डैश किसके द्वारा लगाया जा रहा है, F डैश 1 के द्वारा 2 पर लगाया जा रहा है, तो F डैश की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग 2 पर, यहाँ पर 2 का है कि अब इसका मास अगर हम लोग ये x डिस्टेंस है
तो ये बेटा हो जाएगा L माइनस एक्स हो जाएगा। और इसकी मास अगर हम लोग कहें, क्योंकि टोटल का मास हम लोग m है, तो L लेंथ पर हम लोग कह रहे हैं मास m है, तो 1 यूनिट पर लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, m/l हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है बेटा, आप देख सकते हो। तो L यहाँ से कैपिटल L ले लेते हैं, तो कैपिटल L माइनस एक्स पर बेटा मास कितना हो जाएगा, तो m/l, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स, दैट इज द मास। यही मास हो जाएगा बेटा, ये मास हो जाएगा। ये मास किसका हो जाएगा, इस टू इंड का। ये जो टू पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, जो x डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, तो उस पार्ट पर अगर हम लोग देखें बेटा, अगर यहाँ पर दो पास है, अगर इसका मास अगर हम लोग कहें m डैश है, तो m डैश का वैल्यू जो है ये हो जाएगा, दैट इज द m डैश। और m डैश पर जो एक फोर्स लग रहा है, ये F डैश, दैट इज द फोर्स विच इज पुल्ड बाय द पार्ट 1, या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग कह सकते हैं। तो F डैश हम लोग को निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ F डैश। तो F डैश की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, चूंकि एक्स एक्सिस हमने माना है इधर, तो यहाँ से सिंपली बेटा लिख सकते हैं F डैश न्यूटन Fx बराबर क्या लिख सकते हैं, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, ये एक्सेलरेशन है यहाँ से माने, तो Fx बराबर क्या लिख सकते हैं, F डैश लिख सकते हैं। मास ऑफ द बॉडी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m डैश, और m डैश का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है बेटा। m डैश का वैल्यू आप देख सकते हो कि m डैश की वैल्यू दिया हुआ है m/l ब्रैकेट l माइनस एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं m/l, और यहाँ से लिख सकते हैं बेटा l माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं a, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमको a देखना होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द a क्या है। अब हम लोग को देखना होगा, अगर पूरे सिस्टम को, पूरा इस होमोजेनियस रॉड को देखें बेटा, पूरे होमोजेनियस रॉड को अगर हम लोग देखें, पूरे होमोजेनियस रॉड को अगर हम लोग देख सकते हैं, तो पूरा होमोजेनियस रॉड है, इसमें पूरे होमोजेनियस रॉड पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यही तो लग रहा है, ये F डैश तो इंटरनल फोर्सेस है बेटा। ये 2 पर 1 के द्वारा लगाया जाता है, तो 1 पर 2 के इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो इंटरनल फोर्सेस है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दे रहा है, तो दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये F डैश हम लोग जो है, जब हम पूरे इस रोप की बात करते हैं या रॉड की बात करते हैं, तो F डैश को हम लोग को काउंट में नहीं लेना होगा ड्यूरिंग द राइटिंग नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ F बराबर ma में हम लोग इसको F डैश को नहीं काउंट करेंगे, हम लोग ओनली राइट डाउन करेंगे क्या, ओनली द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम हमारा क्या है, एक होमोजेनियस रॉड है, तो पूरे फॉर रॉड कह सकते हैं, फॉर रॉड अगर हम लोग कहें, फॉर रॉड या रोप कह सकते हैं, फॉर रॉड या रोप कह सकते हैं, रोप बेटा कह सकते हैं, रॉड या रोप कह सकते हैं। फॉर रॉड और रोप के लिए अगर मोशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और सिग्मा F क्या है यहाँ पर, तो F तो यही फोर्स लग रहा है F, और मास क्या है पूरे रॉड का, हम लोग कहें पूरे रॉड का मास हमारा m है, और एक्सेलरेशन चूंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कंस्ट्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ये रॉड हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, तो ए यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, F/m, ए बराबर F/m। ये ए की वैल्यू यहाँ पर F/m आ गई, तो यहाँ से वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं बेटा, यहाँ से वैल्यू ए का वैल्यू रख सकते हैं F/m। आप देख सकते हो F/m, और m यहाँ से कट जाता है, तो F डैश की जो वैल्यू आ जाती है बेटा, आप देख सकते हो कि F डैश की जो वैल्यू यहाँ से आ जाती है, F डैश बराबर आ जाता है क्या, F/l, ये आ जाता है F/l, और ये आ जाता है l माइनस एक्स। तो F डैश ये आ जाता है, F डैश बराबर ये जो F डैश की वैल्यू आ जाती है, जो 2 पर 1 के द्वारा लगाया जाता है, F/l l माइनस एफ, और F ये फोर्सेस है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इस रिजल्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इम्प्रेस्ड फोर्स है, वो जो 2 पर 1 के द्वारा लगाया जा रहा है, ये जो F डैश है, वो जो F डैश की वैल्यू आ रही है बेटा, वो F डैश का वैल्यू हम लोग को क्या आ रहा है, F/l आ रहा है, और ये आ रहा है l माइनस एक्स। अगर कहें इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 पर कहें, तो यहाँ पर ये जो इम्प्रेस्ड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये इम्प्रेस्ड फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पर कहें कि ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है F डैश की वैल्यू क्या होगी, अगर x 0 है, तो x 0 का मतलब क्या है, x यहाँ पर 0, तो अब इस रिजल्ट में x अगर आप 0 रखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 रखोगे तो F डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F/l, और यहाँ से l माइनस 0, और यहाँ से बेटा ये आ जाएगा, ये और l खत्म हो जाएगा, ये f के बराबर आ जाएगा। अब मतलब यहाँ पर अगर हम लोग को देखें
तो जो इंट्रैक्शन लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो एफ डैश की बराबर हो जाएगा। और इस इंड की बात करते हैं बेटा, इस इंड की बराबर, यानी इस इंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एल पर, यानी ये इंड x इक्वल टू एल पर बात हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एट x इक्वल टू एल हम लोग बेटा कह सकते हैं। यहाँ पर इस रिजल्ट को हम लोग को ध्यान में रखना होगा, इस रिजल्ट को। और यहाँ पर हम लोग इस इंड पर देखना चाह रहे हैं कि एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं एट x इक्वल टू एल। तो इस रिजल्ट में हम लोग देख सकते हैं एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एल, और ये हो जाएगा एल माइनस, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल लिख सकते हैं, तो एल माइनस एल जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग जाएगा इस इंड पर हम लोग कहेंगे वो जीरो हो जाएगा, इस इंड पर वो जीरो हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग क्लियरली यहाँ पर। अब इसी रॉड को, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसके सिचुएशन और ओरिएंटेशन को। अब इस रॉड को या रोप को हम लोग क्या करते हैं बेटा, वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं, वर्टिकली हैंग कर देते हैं। नाउ दिस रोप और रॉड इज वर्टिकली हैंगिंग इन दिस पोजिशन एज शोन इन द फिगर, जैसा हम लोग फिगर में डायग्राम में दिखा रहे हैं बेटा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो दिखा रहे हैं कि ये जो रोप हम लोग ले रहे थे, या रॉड कहें, जो भी आप कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ रोप और रॉड, उसमें हम लोग को नहीं फंसना है। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर जो है सो एक एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो और यहाँ पर और इससे एक्स डिस्टेंस बिलो जो है हम लोग कहें कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना लगेगा, और इस पार्ट को हम लोग एट ए डिस्टेंस x बिलो द दिस इन, हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस पार्ट, मतलब वन पार्ट एग्जर्टेड ऑन टू, वन के द्वारा दो पर कितना बड़ा फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब x वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट पर कितना बड़ा फोर्स लगा रहा है। और टोटल लेंथ इसका बेटा l दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ कितना हो जाएगी बेटा, ये हमारा हो जाएगा l माइनस एक्स, ये हमारा l माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इसका मास हमने कहा, इसके मास को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, एम डैश हमने निकाला है। इसके मास को अगर दो वाले मास को कहें, दो का मास को अगर हम लोग कंसीडर करें बेटा, यहाँ पर दो के मास को कंसीडर करें, तो दो के मास को अगर हम लोग कह सकते हैं एम डैश, और यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि एफ डैश लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देख सकते हो कि बेटा यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वन के द्वारा दो पर, एफ डैश इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो एम डैश जी के बराबर होगा। यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, एम डैश जी के बराबर हो जाएगा। दो पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट का, ये वाला जो डार्क पार्ट है, दो की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, दो पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो एफ बी डी फॉर टू लिख रहा हूँ, फॉर टू, इस पार्ट को मैं दो कह रहा हूँ, दो पार्ट कह रहा हूँ, सेकेंड पार्ट, और इस पार्ट को मैं कह रहा हूँ बेटा वन। तो अगर एफ बी डी फॉर एम लिखना चाहें तो अब यहाँ पर इसका मास जो एम डैश हो जाएगा, तो एम डैश हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था बेटा, वो क्या हो जाएगा, एम बाई एल, और ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से एम डैश हम लोग को निकल के आ जा रहा है, एम डैश हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है, एम डैश बराबर एम बाई एल और एल माइनस एक्स। अब यहाँ पर इसका इक्वेशंस ऑफ मोशंस अगर लिखा जाए, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वर्टिकल वाई डायरेक्शन में लिखते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं फॉर टू, अगर लिखना चाहते हैं फॉर टू पार्ट टू, फॉर पार्ट टू का मतलब पार्ट टू ऑफ दिस रोप अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सिग्मा एफ वाई, और वाई एक्सिस इसी डायरेक्शन को हम लोग मान रहे हैं, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। मास ऑफ दिस यानी m2 लिख रहे हैं, यानी m डैश, या m डैश इसका मास देख सकते हैं बेटा, मास डैश इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट टू, एक्सेलरेशन यहाँ पर लिख रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ पर देख सकते हैं अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, अपर डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, तो एफ डैश यहाँ से देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश, और माइनस एम डैश जी देख सकते हैं निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एम डैश जी लिख सकते हैं बराबर एम डैश ए लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ से देख सकते हो बेटा कि एफ डैश बराबर जो आ जाता है वो आ जाता है एम डैश, और ये आ जाता है ए प्लस जी, एम डैश, और ये जी चूंकि है प्लस उधर चला जाएगा तो एम डैश कॉमन ले लेंगे, ए प्लस जी आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है बेटा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को पूरे रॉड के मोशंस को कंसीडर करना होगा। अगर पूरा रॉड अगर हम लोग देखो बेटा, तो ये जो रॉड है, ये पूरे जो रॉड है जिसकी लेंथ हम लोग कह रहे हैं कि कैपिटल एल है,
इसका लेंथ कैपिटल एल है और इस पर जो फोर्स लग रहा है ये एफ लग रहा है, और इसका जो ग्रेविटी है इधर एम जी लग रहा है फॉर रोड रोप। तो यहाँ पर अब इसके इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में। अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में आप देखो तो क्या लिख सकते हो कि इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा क्या लिख सकते हैं आप बेटा? आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी ढंग से इसको लिख सकते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या है? एफ हो गया। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बेटा, देख सकते हो कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब माइनस एम जी बेटा, देखो एम जी क्या है नीचे की ओर, तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस एम जी बराबर मास और कहें एक्सेलरेशन ए है बेटा। अगर ये कहें इसके कारण एक्सेलरेशन ए है तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ए निकल जाएगा बेटा, तो ए बराबर आ जाएगा एफ बाई एम, और बेटा यहाँ से माइनस एम जी बाई एम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा, ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है यहाँ से जो मैंने एक्सेलरेशन निकाला बेटा, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, एफ डैश में डाल देते हैं। तो एफ डैश में जब हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर देखें बेटा क्या रिजल्ट आता है। तो एफ डैश का वैल्यू जो आ जाता है, एफ डैश बराबर एम डैश की वैल्यू लिख लें, तो एम डैश की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? एम बाई एल आ जाता है, एम बाई एल, और ये क्या आ जाता है? एल माइनस एक्स, ये एल माइनस एक्स आ जाता है। और ए का वैल्यू क्या आ जाता है? एफ बाई एम माइनस जी, ये आ जाता है एफ बाई एम माइनस जी और प्लस जी। यहाँ पर बेटा ये देखो ए का वैल्यू क्या आ गया? एफ बाई एम माइनस जी। ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ए का वैल्यू आप देखो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ एफ बाई एम माइनस जी। तो ए का वैल्यू एम डैश की वैल्यू क्या हुआ? एम डैश की वैल्यू आया एम बाई एल और एल माइनस एक्स लिख दिया। ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है बेटा एफ बाई एम माइनस जी, और यहाँ पर प्लस जी यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, देखो ये प्लस जी, तो यहाँ पर प्लस जी हम लोग लिख दे रहे हैं, प्लस जी यहाँ से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से देखो ये माइनस जी है और ये प्लस जी है, तो ये और जी खत्म हो गया। तो एफ डैश की वैल्यू आप बेटा देख सकते हो कि एफ डैश का जो वैल्यू आ गया हम लोगों के पास, जो एफ डैश की जो वैल्यू आ गई, वो एफ डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? आप देख सकते हो वो आ गया हमारा एम बाई एल और ये हो गया एल माइनस एक्स और ये हो गया एफ बाई एम, और ये एम कट जा रहा है बेटा। तो एफ डैश हम लोग क्या देख रहे हैं? एफ डैश हम लोग देख रहे हैं कि एफ डैश बराबर जो आ जा रहा है वो आ रहा है एफ बाई एल, और ये आ जा रहा है हमारा एल माइनस एक्स। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटा हम लोग अगर अपने माइंड पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालें तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था, जब ये रोप और ये जो रॉड है, रोप कहें या रॉड कहें, ये जो होमोजेनियस रॉड जब हमारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया था और वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, वी आर नॉट टेकिंग इनटू द अकाउंट द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ एक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि बॉडी का मोशन क्या हो रहा था? ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम लोग जो है सो एमजी फोर्स को नहीं काउंट में कर रहे थे, बट वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो एक्स डिस्टेंस जो है, कहने का मतलब है बेटा यहाँ पर जो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में जो देखे थे, प्रीवियस प्रॉब्लम की अगर मैं थोड़ा यहाँ पर रिकॉल कराऊँ आपको, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो आया था बेटा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया था कि अगर आप ये देखो कि यहाँ पर एक रोप को दिखाया था और यहाँ से कहा था कि यह फोर्स लग रहा है, तो इसे x डिस्टेंस पर कितना बड़ा फोर्स लगेगा, और यहाँ पर मैंने कहा था कि बेटा यहाँ पर एफ डैश फोर्स लग रहा है, एफ डैश फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो एफ डैश की जो वैल्यू यही थी, सेम फोर्स आया था, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी सो फोर्स आया था। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर नॉट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स को वहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन रिजल्ट हम लोगों का सेम आया था बेटा, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन आइदर हम लोग रॉड को क्या करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखें या वर्टिकल डायरेक्शन में रखें। ऑल्दो जब वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑल्दो हम लोग को एक्ट करेगा, और हम लोग जब न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को भी काउंट करना होगा, लेना होगा, और तभी F बराबर ma को हम लोग लिख सकते हैं। बट वी आर गेटिंग द
सेम रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। बेटा आई होप सो कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली समझा होगा। और मेरी एडवाइस है आप लोगों से कि आप इस लेक्चर्स को बार बार देखें, चूँकि ये फंडामेंटल लेक्चर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ पर। तो अगर ये लेक्चर और इसी पर जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे सारे के सारे जो है इसी पर बेस्ड होंगे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आगे के लेक्चर्स जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाएंगे। और वहाँ पर जो नीट और IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत ही आसान ढंग से आप जो है आसानी से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और बार बार इसको, स्पेशली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन करें और इस कॉन्सेप्ट्स को जो है सो अपने माइंड में रखें और अपने नॉलेज को जो है सो आने वाले कमिंग लेक्चर्स में जो है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आपके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर अप्लाई होंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को और इस रिक्वेस्ट को आप लोग जो है सो फॉलो करेंगे। सो आई होप सो कि ऑल ऑफ माई योर लविंग स्टूडेंट्स इंजॉइंग माई क्लास, इंजॉय किया होगा अपने क्लास को। और अगर कहीं पर कोई स्टूडेंट्स को कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो इस लेक्चर्स को आप देखें फिर से। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया जैसे नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह को, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सारे फोर्सेस को डिस्कस किया कि नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करता है, उसके ओरिजिन्स के बारे में बताया कि कैसे डेवलप करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डेवलप करता है, टेंशन का फोर्सेस कैसे ओरिजिन होता है, ये कैसे डेवलप करता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस क्या है, सारे फोर्सेस के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये स्पेशल एडवाइस है, स्पेशली जो है सो दो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को व्यू नहीं किया वो वहाँ पर जाके व्यू करेंगे और वहाँ से अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे। तो ओके, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। न्यूटन इसी कॉन्सेप्ट्स पर, न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट्स पर कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ जो है बेसिकली एक F बराबर ma एक छोटा सा इक्वेशन लगता है, क्योंकि पूरे के पूरे फिजिक्स में अब हम लोग जाएंगे तो F बराबर ma का हम लोगों को यूज करना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा कि आप इस कॉन्सेप्ट को, इस लेक्चर्स को, चूँकि ये फंडामेंटल लेक्चर्स है तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इस कॉन्सेप्ट्स को समझें और अपने स्पेशली नोटबुक में राइट डाउन करें और अपने माइंड में इसको रख लें। और तभी आप जो है सो आने वाले हमारे लेक्चर्स को हमारे ही लेक्चर्स क्या तभी आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो इसको आप लोग, मेरी एडवाइस है कि आप इसको, मैं अगेन अपील कर रहा हूँ कि राइट डाउन योर नोटबुक ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।